वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली टीएचटी पीएचडी के रिगार्डिंग मींस केवीएस के टीएचटी पीएचडी के रिगार्डिंग क्लास अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर ये फर्स्ट फ्लाइट बुक मींस क्लास 10 का जो आपका बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पूरा ही पोएम्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मींस क्लास 10 एनसीईआरटी ऑल चैप्टर पोएम्स इन वन वीडियो सीरीज ही है, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है डे 5 का है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार नए हैं तो आप देखेंगे कि मैं किस प्रकार से पढ़ाती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो देखते हैं वीडियो पे कम व्यू गया है तो तुरंत ही स्किप हो जाते हैं, मीन्स भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा चैनल अभी न्यू है तो व्यू कम जाते हैं, बट मैं आपके लिए जो मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में आपको दिखा देती हूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो करेंगे, जो कि हमारे क्लास 10 की एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो जितने भी पोएम है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमने आपका जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका इंट्रोडक्शन कवर किया है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पोएम में आपको करवाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बहुत ही अच्छे से आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिर क्या इसमें का देखिए राइम इसकी मैंने इसमें ऐड किया, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं आप देख सकते हैं। कौन कौन से जस्ट सेकंड कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, चाहे आप एजोनेंस कह लीजिए, इंजामिन, मेटाफर, इमेजरी, कॉन्ट्रास्ट, आपको बहुत सारे आपको इसमें लिटरेरी डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद देख लिए यहाँ पास बहुत सारे एलिट्रेशन हो गया, इंजामेंट हो गया, साइनोडोशी हो गया। इसके बाद आपको इतना सब कराने के बाद मीन्स इंट्रोडक्शन कराने के बाद, समरी कराने के बाद, पोएट्री डिवाइसेस कराने के बाद, राइम स्कीम कराने के बाद मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी। फिर मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले आई हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता चल सके। जैसे कि आप यहाँ पास देख रहे हैं मैंने बहुत ही मीन्स ऐसे ही क्वेश्चन ऐड किए जैसे कि आप लोगों को पता चल सके कि आप एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से। इस प्रकार से इस रिगार्डिंग मैं ऐसे देखिए ऐसे अपने चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाती हूँ। फिर वहाँ पास हमारा देखिए ऐसे ही हमारा सेकंड चैप्टर फायर एंड आइस भी है। इसमें भी आपको सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, फिर समरी देखने को मिलेगा, फिर बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पास राइम स्कीम आपको क्लियर करवाऊंगी। फिर बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पोएम डाला है, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम बहुत ही अच्छे से मैं आपको पोएम को एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में मीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। आज के बाद आपको ये चैप्टर तो पढ़ने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जितने भी डिफिकल्टी वर्ड है आपको बताऊंगी। फिर इस साल सेकंड वाले चैप्टर में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं मैं ये बताऊंगी आपको बहुत अच्छे से। तो इसी प्रकार से देखिए एक एक चैप्टर आपको दिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा हो गया। हर चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन मैंसन किया है, समरी मैंसन की है, पोएम एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम मैंसन किया, पोएटिक डिवाइसेस मैंसन किया है, कौन सा राइम स्कीम किस पोएम में यूज़ हुआ ये मेंशन किया है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं। तो देखिए जैसे वो तो हमारा चैप्टर सेकंड था, यहाँ पास टाइगर इन द जू हमारा चैप्टर थर्ड हो गया। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 4 है। जस्ट सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं आप लोग निकल लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें मैं आपके लिए ले आती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ले आती हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये देखिए हमारे टाइगर इन द जू का क्वेश्चन आंसर यहाँ पास आपको दिख रहा है। फिर हमारा चैप्टर 4 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर 5। इसी प्रकार से आप में पूरे 10 चैप्टर है। मैंने बहुत ही अच्छे से सारे को ही कंप्लीट कराया है, चाहे वो लिटरेरी डिवाइसेस हो इसमें, चाहे राइम स्कीम हो, चाहे क्वेश्चन आंसर, बहुत ही अच्छे से मैंने कंप्लीट करवाया है। तो प्लीज़ वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद हमारा दी बॉल पोएम, इसके बाद मीन्स अब पूरा दिखाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ही हमारा 3 मिनट ले लेता है। तो चलिए फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द डस्ट ऑफ। तो डस्ट ऑफ स्नो स्टार्ट करने से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सबसे पहले तो इस राइटर का नाम देखिए। आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है आपके ये, चाहे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, हेमिंगवे हो गए, रॉबिन्सन क्रूज हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, ये सब आपके इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो मैं एक काम करूँगी कि मैं एक ऐसा वीडियो ले आऊँगी, ऐसा सीरीज़ ले आऊँगी जिसमें बहुत ज़्यादा मीन्स जो इंपॉर्टेंट राइटर है उनको मैं कवर करवा दूँगी। 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा आपको, बट उसमें सारे इंपॉर्टेंट राइटर आपको कवर करा दूँगी। बट अभी हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद वो कंप्लीट करवाएंगे। जैसे कि हमारा 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी इस प्रकार से कंप्लीट हो गई है, 9th क्लास की कंप्लीट हो गई है, हमारा 10th क्लास का है। उसके बाद हम 7th 8th भी कंप्लीट करा देंगे। आप लोग चिंता मत करिए, एग्जाम से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज द शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड मैं बार बार कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गूगल करिए, चाहे जहाँ करिए, इसको पढ़िए। मैं तो लेकर आऊँगी ही, लेकिन बट आप भी अपनी पूरी कोशिश करिए कि अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आपको वीडियो नहीं मिल पाया तो आप कैसे करेंगे, उसको करिए आप चाहे जहाँ से करिए।
दिस पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। इसमें दिखाया कि किस प्रकार से एक सिंपल मोमेंट किस प्रकार से लार्ज सिग्निफिकेंस का क्या ले लेता है, मूड ले लेता है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर। द पोएट हैज़ मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। तो पोएट इसमें दो चीज़ों को सिंबलाइज किया है। किसको किया है? हेमलॉक ट्री को किया है और क्रो को किया है। नॉर्मली अगर कोई पोएट अपने पोएम में किसी बर्ड को, किसी चीज़ को लेता है, तो वो जैसे तो वो ऐसी चीज़ों को लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो। जैसे कि अगर कोई राइटर लेता है तो नॉर्मली वो डव बर्ड को लेगा, स्काई लक को लेगा, या फिर कह लीजिए नाइटिंगेल को लेगा। बट यहाँ इस वाले पोएम में आके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, वो किसको लिए हैं? क्रो को लिए हैं। जो क्रो क्या होता है? एक मीन्स वो बैडनेस का सिंबल होता है। मीन्स अच्छाई का सिंबल क्रो होता ही नहीं है। मीन्स अगर क्रो आपकी छत पे कुछ बोल रहा है, आपके घर के ऊपर बोल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ दुखद समाचार आपको मिलना ही मिलना है। और इस प्रकार से हेमलॉक ट्री भी क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। मीन्स आप यहाँ पास देखेंगे कोई ऐसा नॉर्मली जो राइटर लेते हैं, कोई ऐसे मीन्स लेवेंडर के फूल को ले लिए या फिर कोई अच्छे फूल को लेते हैं, मीन्स लेकिन यहाँ पास किसको लिया है राइटर ने? हेमलॉक ट्री को लिया है, जो कि एक पॉइजनस ट्री है। तो दोनों ही किसको डिनोट कर रहे हैं? पोएट के डार्क मूड को डिनोट कर रहे हैं कि पोएट इस वाले पोएम में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। हिज मूड इज़ वेरी डिप्रेसिव। यहाँ पास आप बहुत ही अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया है कि उनका मूड जो है गुड मूड में नहीं है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं बताने लगूंगी तो पोएम में डिटेल में घुस जाऊंगी, तो आप लोग सोचेंगे कि मैम बताने लगी, वीडियो लंबी हो गई। तो चलिए हम फिर पोएम को डिस्क्राइब करते हैं। क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। क्रो किसको सिग्निफाइज करता है? ये यहाँ से फ्रेंड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्रो किसको सिग्निफाइज करता है इस पोएम में। तो राइटर के डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड को वो क्या करता है? सिग्निफाइज करता है। और फिर इस प्रकार से हेमलॉक ट्री भी क्या है? एक सिम्बॉलिज, एक किस प्रकार का ट्री है? एक पॉइजनस ट्री है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि जो वो हेमलॉक ट्री है वो किस प्रकार का ट्री है? तो वो एक पॉइजनस ट्री है। बोथ दिस सिग्निफाई दैट द पोएट वॉज नॉट इन अ गुड मूड। दोनों ही सिग्निफाई करते हैं कि पोएट जो है इस वाले पोएम में अपने गुड मूड में नहीं है। मीन्स वो अच्छे मूड में नहीं है। एंड सो ही डिस्क्राइब द डार्क, डिप्रेसिव एंड बीटर साइड ऑफ द नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड। मीन्स वो अपने सिमिलर मूड को, मीन्स अपने डार्क मूड को प्रेजेंट करने के लिए उसने कैसे नेचर को लिया है? जैसे कि एक मीन्स बर्फ़ का इलाका है। ये देख लीजिए, इस पोएम में पूरा ही मीन्स पूरा लैंड किससे भरा हुआ है? स्नो से भरा हुआ है। उसको किसको सिम्बोलाइज किया है? हेमलॉक ट्री को, एक पॉइजनस ट्री को अपने सिंबल के थ्रू लिया है। किसको लिया है? क्रो को लिया है। ये तीनों ही चीज़ें क्या प्रेजेंट करती हैं? मीन्स एक ऐसा एरिया प्रेजेंट करती हैं, ऐसा मूड, मीन्स पूरा ही डार्क फेसेस को, मीन्स ये तीनों ही चीज़ें कवर करती हैं। जिस प्रकार से पोएम ने इन तीनों के माध्यम से अपने जो वो बैड मूड को प्रेजेंट किया है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए हम अपना पोएम कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा पोएम है, दी वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मीन्स कि जो कौवा बैठा था, कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पे बैठा था। एक बार मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये आपका हो गया ट्री। यहाँ पास ये आदमी खड़ा हुआ है, हमारे राइटर है, हमारे पोएट है। यहाँ पास कौवा बैठा हुआ है। From a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I roll। मतलब इसमें ये कहा गया है कि किस प्रकार से जो राइटर रहता है वो पूरे दिन उसका मूड कैसा रहता है? डिप्रेसिव मूड में रहता है। बस जैसे वो बर्फ़ उसके ऊपर पड़ती है, उसका हार्ट कैसा चेंज हो जाता है। तो चलिए हम अपना और एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। The poem is set in a scene where the poet is in bad mood and is walking by a tree। जो पोएट रहता है क्या, बहुत ही बैड मूड में रहता है, बहुत ही डिप्रेसिव मूड में रहता है। वॉक करते करते कहाँ पास जाता है? वो हेमलॉक ट्री के नीचे आ जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, ये मैंने आपको बता दिया। एज ही पासिस बाई अ क्रो, उस पर से एक कौवा गुजर रहा था। फिर वो भी कौवा भी किस पे बैठ गया? जाके हेमलॉक ट्री पे बैठ गया। सम स्नो डस्ट ऑन हिम। फिर वो क्या करता है? अपने फेदर को, अपने पंखों को ऐसे झाड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर भी पूरा स्नो कवर है। पेड़ के ऊपर पूरा हेमलॉक ट्री पे पूरा स्नो कवर है। पूरा इस एरिया ही, मैंने जब आपको बताया कि पूरा एरिया ही स्नो से कवर है, इस प्रकार से पेड़ पे भी स्नो कवर है और हेमलॉक मीन्स वो क्रो पे भी, उसके फेदर पे भी क्या है? वो पूरा बर्फ कवर है। तो जैसे वो उससे बैठता है, अपने आप को मीन्स रिलैक्स फील कराने के लिए वो क्रो अपने पंखों को, अपने फेदर को ऐसे झाड़ता है, तो वो स्नो किसके ऊपर जाकर गिरता है? राइटर के ऊपर गिरता है। वेदर ही फॉल्स ऑन हिज हेड ऑन शोल्डर्स is unknown as there is no specific mention in the poem। Also just a second, also the readers are left in doubt about the birds specific action। मतलब रीडर जो रहते हैं डाउट में रहते हैं कि ये जो बर्ड ये इस प्रकार का एक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है? वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग
लैंडिंग शिवरिंग विथ कोल्ड, वो भी क्या किससे किससे शिवरिंग कर रहा था, कोल्ड से, किससे झुलस रहा था, कोल्ड से झुलस रहा था। फिर अपने आप को जस्ट अ सेकेंड, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच एंड टेकिंग ऑफ इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द राइटर। अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, मीन्स अपने पंखों को झाड़ के अपने ऊपर से बर्फ हटा रहा था, बट वो बर्फ किसके ऊपर जाके गिरा, आर्थर के ऊपर गिरा, हमारे पोएट के ऊपर गिरा। हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर सिग्निफाइंस ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम जस्ट लाइक द पोएट्स मूड। तो यहाँ पास दोनों ही चीज़ें ऐसे प्रेजेंट है, जो जैसे कि पोएट का मूड है ग्लूम, ग्लूम से भरा हुआ है, सैडनेस से भरा हुआ है, इस प्रकार से जो क्रो भी है सैडनेस का सिंबल है, और जो हेमलॉक ट्री वो तो पॉइजनस है ही। तो इस प्रकार से आप ओपनिंग सीन में ये देख सकते हैं। हमारा सेकंड स्टेंजा का वो आता है, फ्रॉम रीजन अननोन द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, मीन्स उसका पूरा आज का दिन पूरा बर्बाद हो, पूरे दिन सोचता रह गया कि मैं मेरे साथ इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है, इतनी गलत चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इससे अच्छा था कि मैं मर ही जाता, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मीन्स इस प्रकार के बहुत बुरे बुरे ख्याल उसके जो राइटर है उसके मन में चल रहा है। फिर वहाँ पास वो जैसे ही स्नो उसके ऊपर पड़ता है, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड, जस्ट अ सेकेंड, हैड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, जैसे वो स्नो का फॉल जैसे उसके ऊपर पड़ता है, ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, उसकी नींद खुलती है, वो जाग जाता है, अपने अपने में से जो अपनी थिंकिंग से उठता है, कहता है कि फिर वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, पूरा दिन मैंने बर्बाद कर दिया, किसमें बर्बाद किया, बैड मूड में, मीन्स बैड चीज़ें सोचने में मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड बाई द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, ये तो अच्छा है कि मुझे जो किसने सेव किया, ये क्रो ने, क्यों अगर ये बर्फ़ नहीं फैलाता, ये इस हेमलॉक ट्री के नीचे में नहीं आता, ये इन दोनों ने मिलके मुझे अपने अपने सोच से, अपनी गहरी निद्रा से जगाया है, मीन्स अपने बुराइयों वाले सोच से मुझे जगाया है। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर अ नेगेटिव रेफरेंस, ये मैंने आपको बता दिया, ये दोनों ही किसके लिए बुलाए जाते हैं, नेगेटिव, मीन्स इनका सिंबल ही नेगेटिव होता है। बट द poet used them beautifully to portray that insuspicious things can bring joy and happiness। ऐसे तो ये दोनों किसके सिंबल हैं, नेगेटिव के सिंबल है, बट इस वाले पोएम में आपको देखने को मिल रहा है, इस वाले पोएम में जो पोएट है किस प्रकार से, कितना ब्यूटीफुली, कितना अच्छे से इन दोनों का पिक्चर क्रिएट किया है, कितनी अच्छे से इन दोनों की पिक्चर मीन्स इमेज पोर्ट्रे को क्या कितना अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से इन दोनों की वजह से जो पोएट है उसके अंदर हैप्पीनेस आ गई, उसके अंदर जॉय आ गया, उसका जो मूड हो गया वो हैप्पी हो गया। One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless। मीन्स हमारे नेचर में बहुत कुछ है जो हमें अच्छा फील करा सकता है, बस हमें उसे देखने का नज़रिया चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मूड में ख़राब है तो हमें नेचर बहुत कुछ दे रहा है, बस उस नेचर से हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स हमें नहीं पता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, बट नेचर आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको खुशी दे रही है, आपको दुख भी दे रहा है, ऐसा नहीं है, बट नेचर हमें बहुत चीज़ प्रोवाइड करना है, बस हमें उसे चूज़ करने का तरीका आना चाहिए। आई होप आपको ये वाला पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वाले पोएम का फ्रेंड राइम स्कीम एक बार देख लीजिए। इसका जो राइम स्कीम है ABCD। अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो मैं हालांकि अपने सारे ही वीडियो में आपको बताती हूँ कि राइम स्कीम किस प्रकार से निकाला जाता है, फिर भी आपको निकालने का नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम तो जाएगा बट निकाल देती हूँ। देखिए आप यहाँ पास राइम स्कीम कैसे निकलता है, साउंड से निकलता है। देखिए आपका जैसे यहाँ क्रो हो गया तो पहला तो हम मान लेंगे अपना ए मानेंगे, फिर उसके बाद मी, तो देखिए क्रो मी में कोई भी साउंड मैच नहीं कर रहा है, बट क्रो और स्नो में साउंड मैच कर रहा है, तो यहाँ पास मी को हम बी कर देंगे, और जो स्नो है, क्रो और स्नो ये दोनों साउंड मैच कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इसको ए करेंगे। तो देखिए अब यहाँ मी और ट्री ये दोनों साउंड क्या मैच कर रहा है, लास्ट का जो साउंड है हमारा मैच कर रहा है मी एंड ट्री, तो इसको भी हम फिर यहाँ पास बी कर देंगे। फिर यहाँ पास देखिए हमारा चेंज हो गया, हर्ट हमारा ना तो स्नो से मीन्स ना तो क्रो से मिल रहा है ना तो मी से मिल रहा है, इसलिए तो एकदम ही चेंज हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको सी कर देंगे। फिर यहाँ मूड, अब मूड भी किसी से नहीं मिल रहा है, ना क्रो से मिल रहा है, ना मी से मिल रहा है, ना ट्री से मिल रहा है, ना तो हर्ट से मिल रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पास डी कर देंगे। डी है ये फ्रेंड, डी है। फिर उसके बाद देखिए पार्ट, अब पार्ट और हर्ट और पार्ट आपका मिल रहा है, तो इस प्रकार से हर्ट आपका क्या था, सी था, तो हम फिर से यहाँ पास सी लिखेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए मूड और रूड, तो ये क्या मिल रहा है, तो इस प्रकार से डी हो गया। इस प्रकार से हमको जो स्टेंजा पूरी देखने को मिलती है तो ये देखने को मिलती है A B C D। तो ये हमारे पूरी स्टेंजा यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप अब आज के बाद किसी पोएम में आपको इस प्रकार का राइमिंग स्कीम निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपका क्लियर हो गया हो, तो ये मैं मिटा देती हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो यहाँ हम एक बार इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, ये कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं।
एजोनेंस। तो वो देखिए बार बार ऊपर अप डाउन मैं करूँगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन लाइन लाइन टू लाइन आप ही क्या काम क्या करें कि जो भी पोएम मैं पढ़ाऊँ तो उसका उसका आपका कहीं से या फिर एक आप लोग को ये करना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक्स मुश्किल से 30 35 40 इतने के ही आते हैं, बुक्स ही खरीद लो आप यार। तो जो भी मैं पोएम पढ़ाऊँ उसको आप अपने पास खोल के रख लिया करो, जैसे कि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो आपको सुक डाउन ऑन मी, इस वाले लाइन में आपको एजोनेंस देखने को मिलेगा। द साउंड ऑफ वॉवेल ओ इज़ प्रोमिनेंट, मीन्स यहाँ पास वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो तो यहाँ पास ओ का बार बार देखिए रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे सुक ओ डाउन ऑन मी, तो इस प्रकार से आपको रिपीटेशन देखने को किसका मिल रहा है, और वॉवेल साउंड का मिल रहा है। अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड का मिलता तो यहाँ पास आपका एलिट्रेशन होता, बट इसमें किसका मिल रहा है, वॉवेल साउंड का मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास एजोनेंस है। और सेकंड हमारा जो देखने को मिलेगा एंजाइमेंट। एंजाइमेंट कैसे देखने को मिलता है मैं हर पोएम में आपको बताती हूँ। जैसे कि एक यहाँ पास फॉर एग्जाम्पल आपको यहीं से दिखाना पड़ेगा। जैसे पूरे ही लाइन में आप देखिए पूरा ही पोएम पूरे एक लाइन में एक स्टैंजा में राइटर ने कवर कर दिया, मीन्स एक ही आइडिया को, मीन्स लाइन चेंज कर करके वो एक ही आइडिया को लाइन, अगर एक ही आइडिया को वो लाइन चेंज कर करके लिख रहे हैं तो उसमें एंजाइमेंट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पास क्रो के नीचे फुल स्टॉप लगा देते फिर डाउन के नीचे फुल स्टॉप लगा देते तो ये एंजाइमेंट नहीं होता। बट यहाँ पास देखिए आइडिया एक ही है, मीन्स बात तो राइटर एक ही बोल रहा है और यहाँ पास वो लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है, इसलिए इन सब लाइन में आपको एंजाइमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपका एंजाइमेंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफर। मेटाफर मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ तो इसका एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द स्नो फ्लेक्स विथ डस्ट इन लाइन। तो क्या है स्नो फ्लेक्स, मैंने इस प्रकार से कहा ना कि एक देखिए वो जो स्नो फ्लेक्स होता है मीन्स वो जो फॉल होता है, स्नो का जो फॉल होता है उसको क्या यहाँ पास किससे कंपेयर किया राइटर, डस्ट से कंपेयर किया है, तो इसलिए ये यहाँ पास मेटाफर होगा। मेटाफर वो होता है कि मीन्स दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को, मतलब जो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हों, दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जो बिल्कुल ही अलग हों, उनको अगर कंपैरिजन थ्रू एक किया जाता है मीन्स तो वहाँ पास क्या होता है मेटाफर होता है। अगर इसका प्रयोग करके किया जाता है, बट यही एज या लाइक का प्रयोग करके किया जाता है तो वहाँ सिमिल होगा। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अगर आपने मेरे फिगर ऑफ स्पीच वाली क्लास नहीं की है तो आप उसको कर लीजिए, उसमें हर एक फिगर ऑफ स्पीच की मैंने शुरू में 10 इंट्रोडक्शन क्लास ली है जो कि आपको बहुत अच्छे से उसमें पूरे पोएटिक डिवाइसेस को बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट किया, पूरे फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से मैंने उसमें कंप्लीट करवाया है। फिर उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको कंप्लीट करवाया गया। तो मेटाफर बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, मैंने बता दिया कौन सी लाइन में था। मीन्स यहाँ पर स्नो फ्लैक्स जो थे उसको राइटर ने क्या कहा है, डस्ट कहा है यहाँ पर, इसलिए आपको स्नो फ्लैक्स में क्या है, डस्ट में क्या देखने को मिल रहा है, मेटाफर देखने को मिल रहा है। इमेजरी पूरे पोएम में आपको पूरा देखिए किस प्रकार से राइटर ने इमेजरी का यूज़ किया है। इस प्रकार से पूरे होल स्टैंजा में आपको इमेजरी देखने को मिलेगा। मीन्स राइटर ने पोएम ही ऐसे लिखा है कि पोएम को पढ़ते ही आप पूरा इमेज अपने माइंड में पूरा इमेज क्रिएट कर लिए होंगे, किस प्रकार से बर्फ गिर रहा होगा, किस प्रकार से पोएट वहाँ खड़ा होगा, किस प्रकार से हेमलॉक ट्री होगा। इसलिए पूरे पोएम में आपको इमेजरी देखने को मिल रही है। कॉन्ट्रास्ट पांचवा आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट। द पोएट हैज़ यूज 2 वर्ड क्रो एंड स्नो टू शो कॉन्ट्रास्ट, मतलब बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट चीज़ें शो किया है। मीन्स क्रो और स्नो को, द क्रो स्टैंड्स फॉर समथिंग डार्क एंड डूमी वाइल द स्नो स्टैंड्स फॉर समथिंग लाइट एंड प्योर। मीन्स जहाँ पास क्रो देखिए एकदम ब्लैक कलर का होता है, बट स्नो को देखिए बिल्कुल ही इसका कॉन्ट्रास्ट, क्रो का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट मीन्स बिल्कुल अपोजिट ही वाइट कलर का, प्योर वाइट कलर का दिखाया गया है। जहाँ पास क्रो होता है बिल्कुल किसके लिए सिम्बलाइज किया जाता है, डूमी के लिए, डार्कनेस के लिए सिम्बलाइज किया जाता है। वहीं पास जो लाइट है किस प्योर लाइट प्योरनेस के लिए, मीन्स बर्फ जो होता है लाइटनेस के लिए, प्योरनेस के लिए डिग्निफाई किया जाता है। आई होप आपका कॉन्ट्रास्ट भी क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा छठा आता है लिटरेरी डिवाइस, वो सिंबॉलिज्म होता है। इस पूरे पोएम में फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा है। इसमें क्या है, टाइगर इन द जू में देखिएगा भर के लिटरेरी डिवाइस है, उसमें तो बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइस है। तो इसका जो हमारा इस वाले डस्ट ऑफ स्नो का ये है जो छठा लिटरेरी डिवाइस है, सिंबॉलिज्म। व्हेन समथिंग हैज़ बीन यूज्ड इज एज अ सिंबल, जब कोई चीज़ सिंबल के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है तो उसको क्या हो, सिंबॉलिज्म हो जाता है। जैसे कि हेमलॉक ट्री को ही देख लीजिए, हेमलॉक ट्री किसका सिंबल है, किसका सिंबल है, डेथ का सिंबल है। मीन्स वो एक प्रकार का पॉइजनस ट्री है तो वो डेथ का ही तो सिंबल हुआ। देखिए द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विच हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डेथ बाय द पोएट। फिर चाहे क्रो को देख लीजिए, क्रो हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ समथिंग इन ऑस्पिशियस और समथिंग विच कैन वर्सन अ पर्सन मूड, एज द क्रो इज ऑफन रिगार्डेड एज द अगलीस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। मीन्स क्रो को किस में गिना जाता है, अगलीस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स में गिना जाता है। इस प्रकार से ये दोनों ही चीज़ों को सिम्बॉलाइज करके राइटर बहुत ही अच्छे से इसमें क्रिएट किया है।
आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा, मीन्स क्लियर हो गया होगा। तो इसमें और अदर पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। मतलब उतना तो इम्पोर्टेंट थे, ये थोड़े से अलग हैं। तो इस प्रकार से आपको एलोट्रेशन भी देखने को मिलेगा इस वाले पोएम में। कहाँ पर देखने को मिलेगा एलोट्रेशन? देखिए जैसे सबसे पहले तो मैंने एलिट्रेशन आपको बता ही दिया कि जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ पास एलिट्रेशन होता है बिगिनिंग में। द ऑक्यूरेंस ऑफ सेम लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, जैसे कि हैज़ गिवन माई हर्ट, तो यहाँ आपको हैज़ और हर्ट में क्या है, एच एच का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ सेव्ड सम में क्या है, एस एस का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, मीन स का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको इलिट्रेशन यहाँ पास हो गया। और फिर हमारा एंजाइमेंट भी आता है। एंजाइमेंट द सेंटेंस इज बीइंग, एंजाइमेंट मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सेकंड वाले स्टेंजा का था, तो इस और लगता है गलती से आ गया है। साइनाडोसी भी यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साइनाडोसी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है, द पोएट हैज़ मैंसन दैट हीज हर्ट वॉज, यहाँ पास बस जो हर्ट उसका है, मीन्स यहाँ पास जो लाइन में क्रिएट करता है कि इस वाली लाइन नहीं कहता है कि हर्ट, हीज हर्ट वॉज गिवन अ चेंज ऑफ मूड, तो मतलब जैसे उसके ऊपर बर्फ गिरता है तो उसका हर्ट कैसे हो जाता है, हैप्पीनेस हो जाता है, बट यहाँ पास उसका हर्ट पूरा किसको सिम्बलाइज कर रहा है, पूरे उसके होल बॉडी को सिम्बलाइज करता है। साइनोडोशी में यही तो होता है कि पूरे होल बॉडी से ना लेके केवल एक बॉडी का पार्ट ही लिया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ के अगर पूरे कार को एक्सप्लेन करना है तो साइनोडोशी के रूप में अगर आप कर रहे हैं तो बस उसके व्हील्स को ले लीजिए, उसके कांच को ले लीजिए, तो पूरे वो कार को एक्सप्लेन करेगा। मैंने बहुत अच्छे से साइनोडोशी भी आपको फिगर ऑफ स्पीच में क्लियर करवाया। इस प्रकार से राइटर जो बस हर्ट ये शब्द यूज़ करता है, बस हर्ट वर्ड यूज़ करता है अपने होल बॉडी को डिनोट करने के लिए, तो यहाँ पास आपको इस वाले लाइन में हिज हर्ट वॉज गिवन अ चेंज ऑफ मूड, बट इट्स नॉट ओनली हिज हर्ट बट हिज एंटायर सेल्फ, मीन्स पूरे होल बॉडी को, मतलब पूरे अपने फुल बॉडी को वो यहाँ पास शो कर रहा है। हु हैज़ बीन गिवन अ चेंज ऑफ मूड बाय द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा उसका केवल हर्ट ही हैप्पीनेस से नहीं भर जाता, उसका फुल बॉडी हैप्पीनेस से भर जाता है, इसलिए यहाँ पास इस वाले लाइन में साइनोडोसी होगा। आई होप आपका पूरा लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच नहीं देखा है तो भी आपका अभी भी क्लियर हो गया होगा। बट मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि कौन से पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ जाए आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप पहले वो वाला इंट्रोडक्शन क्लास शुरू के स्टार्टिंग के 10 है वो जरूर देख लीजिए। तो इस चैप्टर के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि आपको पता चल सके किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ जाके बैठा था, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, कहाँ पास बैठा था, हेमलॉक ट्री पे बैठा था। वाई डिड द क्रो सेक डाउन ऑन द पोएट, मतलब जो क्या सेक डाउन करता है वो पोएट पे, ही सुक डाउन स्नो ऑन द पोएट, क्या करता है, क्या सेक डाउन करता है वो पोएट पे, स्नो को वो क्या करता है, सुक डाउन करता है वो पोएट के ऊपर। इन व्हाट मूड वॉज द पोएट बिफोर फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन, मतलब जो जब तक उसके ऊपर बर्फ नहीं गिरा था तब तक पोएट का मूड कैसा था, पोएट का मूड, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट था, बहुत ही डार्कनेस से भरा हुआ था, तो इस प्रकार से ही वॉज इज एन अनप्लीजेंट मूड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स इज अ हेमलॉक ट्री, देखिए क्वेश्चन बन गया। मैंने कहा था कि इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो किस प्रकार का क्वेश्चन है ये, मतलब हेमलॉक ट्री किस प्रकार का ट्री है। इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, इसमें छोटे छोटे जो क्या रहते हैं, वाइट फ्लावर्स रहते हैं, बट ये एक प्रकार का पॉइजनस ट्री है जो किसको डिनोट करता है, वो डेथ को डिनोट करता है। वॉट फेल ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, क्या गिरता है हेमलॉक ट्री से, क्या गिरता है पोएट के ऊपर, क्या गिरता है, सोनिक डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, क्या गिरता है, स्नो गिरता है। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, जब वो डस्ट गिरता है पोएट के ऊपर तो क्या अफेक्ट डालता है वो पोएट पे। इट चेंज द पोएट्स मूड, पूरी तरीके से वो जो पोएट्स हैं, जो हमारे पोएट्स हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो पूरे ही प्रकार से उनका जो हर्ट रहता है हैप्पीनेस से भर जाता है, पूरा मूड उनका चेंज हो जाता है। आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। देख रहे हैं, अगर आप चैप्टर को अच्छे से करेंगे ना तो चाहे जो भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, आपका फंसना जरूरी है। अगर चैप्टर आप अच्छे से किए तो आपको आंसर उसका पता ही होगा। तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ये तो हमने बता ही दिया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। कितना टाइम लगा भाई, 23 मिनट लग गया एक ही चैप्टर कंप्लीट करने में। तो हमारा सेकंड चैप्टर आता है फायर एंड आइस। ये बहुत ही अच्छा है, मीन्स पूरे जो आपके 9th-10th में जो पोएम बने हैं ना, पूरे इतने प्रकार के सिम्बॉलिक है, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल है, बहुत ज़्यादा। तो जो फायर एंड आइस है इसमें भी बताया गया किस प्रकार से दुनिया खत्म होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा लिखा गया, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। इन हिज पोएम, इसलिए मैंने कहा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी चाहे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी।
अब देखिए मैं हालाँकि मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपका जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट हो, मैं पूरे राइटर का वीडियो, कंबाइंड वीडियो पूरे राइटर का, मैं कम से कम 8-10 राइटर कंप्लीट करूँगी, और जिनसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, उनको कंप्लीट करा दूँगी आपको। बस आप अपना प्यार, अपना दुलार बनाए रखिए, और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर कमेंट नहीं रहता तो मुझे लगता है हाँ भैया, मेरा चैनल तो वैसे ही मोनेटाइज एग्जाम तक होने ही वाला नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ पढ़ा के, जब कोई कमेंट ही नहीं करता, कोई लाइक ही नहीं करता। मे बी मीन्स क्या, मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही। बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट रहते हैं मेरे मन में कि क्या हो रहा है कि मेरे वीडियोस नहीं वायरल हो रहे हैं। तो अगर आप लोग का प्यार दुलार बना रहा तो मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए ले आऊँगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालाँकि अगर उसमें 10 लोग भी कमेंट करें तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट बस आपका प्यार मिलना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो चलिए, हमारा सेकंड चैप्टर है जो फायर एंड आइस, वो उसको कंप्लीट करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट रिफर्स टू जस्ट अ सेकेंड, रिफर्स टू प्रेडिक्शन। क्या करता है पोएट? 2 प्रेडिक्शन करता है ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, मीन्स किस प्रकार से ये हमारा जो दुनिया है इसका एंड हो जाएगा। 2 प्रेडिक्शन करता है। सबसे पहले तो वो क्या कहता है? सबसे पहले कहता है सम से इट विल एंड इन फायर, मीन्स कुछ लोग तो कहते हैं कि फायर के द्वारा खत्म हो जाएगा, वेयर इज अदर से इट विल एंड इन आइस, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि बर्फ के द्वारा, मीन्स आइस के द्वारा ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मीन्स 2 प्रेडिक्शन वो करता है। मीन्स कहता है कुछ लोग तो कहते हैं कि फायर के द्वारा खत्म हो जाएगी ये पूरी दुनिया, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस के द्वारा। हालांकि देखिए, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही अपोजिट है, चाहे फायर को ले चाहे आइस को, इन दोनों एकदम ही कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं। बट इन दोनों के जो कहता है पोएट कि इन दोनों की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। फायर किसका स्टैंड है इस पूरे पोएम में फ्रेंड? डिज़ायर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर, मीन्स किसके लिए स्टैंड है? तो ये डिज़ायर, ग्रीड, एवराइश और लस्ट के लिए जो स्टैंड है क्या है? फायर है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो, देयर इज़ नो एंड टू इट। मीन्स अगर इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिज़ायरफुल हो जाएगा, उसको इंसान को उतना ही चीज़ नेचर से लेना चाहिए जितना कि उससे ज़रूरत है। अगर आप सब चीज़ सोचेंगे पूरी दुनिया की दौलत आपके पास ही आ जाए, तो इस प्रकार से आप कैसे लेंगे? किसी को बिना परेशान किए, बिना किसी का खून खराबा किए, तो आप सारी दुनिया की दौलत आपके कदमों में नहीं आ जाएगी। इस प्रकार से दुनिया का एंड तो हो ही जाएगा जब लोगों में क्या बढ़ जाएगा? डिज़ायर बढ़ जाएगा, वो ग्रीडी हो जाएंगे, मीन्स अपने लिए बस सब कुछ करेंगे, दूसरों के लिए बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से जब उनके पूरा लस्ट भर जाएगा तो किस प्रकार से दुनिया का एंड हो जाएगा। तो इसकी हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने कहा ना, आपके पूरे 9th-10th की जो वीडियो पोएम है पूरे सिंबॉलिक ही हैं, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर फायर इज यूज्ड इन इमोशन ऑफ डिज़ायर एंड आइस इज यूज्ड फॉर इमोशन ऑफ हेट्रेड। यहाँ पास जो फायर किसको डिनोट कर रहा है? फायर जो हमारा डिनोट कर रहा है डिज़ायर को डिनोट कर रहा है, और आइस किसको डिनोट कर रहा है? इमोशन, मीन्स हेट्रेड को डिनोट कर रहा है। मीन्स कि लोग अपने तक ही सीमित रह जाएंगे, मीन्स अपने बारे में ही सोचेंगे, दूसरों को हेट ही करेंगे। फ्रॉस्ट सेज दैट देयर इज 2 पॉसिबल वेज हाउ द वर्ल्ड कुड एंड, वन इज बाय फायर एंड द अदर इज बाय आइस। ये मैंने आपको बता ही दिया। It may happen that the core of the earth will get so heated up that it would start a fire and wipe out civilization, or the temperature would go so low that life will not be possible to the, just a second, लाइफ ऑन द प्लानट दस फ्रीज एवरीवन टू डेथ। पहले तो राइटर कहता है कि यार फिर हो सकता है कि जो यहाँ का जो सूर्य है, मीन्स जो फायर का क्या सिंबल क्या लिया गया, सूर्य से लिया गया, मीन्स सूर्य है कि उसका आग इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उससे पूरी दुनिया जल जाएगी, मीन्स उससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि सूर्य की रोशनी बुझ जाए, मीन्स उसका जो तेज है वो बुझ जाए, और पूरी ही दुनिया, जब सूर्य से रोशनी ही नहीं आएगी तो पूरी दुनिया किससे भर जाएगी? बर्फ से भर जाएगी, तो पूरी दुनिया फ्रीज हो जाएगी, जिसपे लाइफ जीना पॉसिबल नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पास फिर लाइविंग इसका टेम्परेचर ही इतना ख़राब हो जाएगा कि सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता यहाँ कोई शुरू ही हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से भी दुनिया का अंत हो सकता है। अभी यहाँ पास देख लेते हैं, दी पोएट कंपेयर्स फायर एंड आइस विथ वंस डिज़ायर एंड हेट्रेड सेपरेटली। मैंने ये आपको बताया ही कि इन दोनों को किससे कंपैरिजन किया गया है? फायर को किया गया है डिज़ायर से, और आइस को किया गया है हेट्रेड से किया गया है। द पोएट सेज दैट ह्यूमन बींग्स लेट देयर इमोशंस रूल देम एंड ही वुड सपोर्ट द वंस हु आर इन फेवर ऑफ फायर बिकॉज ऑफ व्हाट ही नोज अबाउट फायरी डिज़ायर। मीन्स इंसान के डिज़ायर इतने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। देन ही सेज दैट इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, मतलब कहते हैं कि अगर यहाँ पास
कहते हैं अगर वर्ड 2 बार फिर भी अगर चलो मान लिया कि एक बार फायर से तो पूरी दुनिया मीन्स ख़त्म ही हो गई, पर मान लो कि फिर कैसे भी करके दुनिया फिर से हो भी गई, बट फिर भी दोबारा अगर दुनिया दोबारा हमारी दुनिया को ख़त्म होने का मौका मिले तो वो किससे ख़त्म होगी? मीन्स किसके द्वारा ख़त्म हो सकती है? आइस के द्वारा ख़त्म हो सकती है। बिटवीन आइस एंड हेट्रेड मीन्स हेट्रेड के द्वारा ख़त्म हो सकती है। ह्यूमंस इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ इनर डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर लोगों के बीच हेट्रेड आ गया तो क्या हो गया, उनके बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। मीन्स लोग एक दूसरे के फीलिंग की परवाह ही नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से बस क्या रखेंगे, नफरत ही रखेंगे। मीन्स वो अमीर होते गए तो मैं क्यों नहीं हुआ, हम मैं मीन्स सामने वाला के पास ये चीज़ है, गाड़ी बंगला है, तो हमारे पास क्यों नहीं है। इस प्रकार का मतलब बहुत ही ज़्यादा हेट्रेस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो इससे आइस से कंपैरिजन किया है राइटर ने। तो स्लो एंड स्टीडी इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस। इफ गिवन टू चूज बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी एज कॉम्पिटेंट एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। मतलब कहते हैं अगर इन दोनों से, फिर चलो मान लिया कि इन दोनों से तो ऐसे दुनिया बर्बाद हो सकती है, बट मान लो अगर मुझे चूज़ करना हुआ तो मैं किसको चूज़ करूँगा? फायर और आइस में से इन दोनों में से चूज़ करना हुआ तो आइस वुड बी, मतलब आइस वुड बी एज कॉम्पिटेंट एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। मतलब आइस तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है। आइस मीन्स क्या होता है फ्रेंड? हेट्रेड। मीन्स हेट्रेड, चलो एक बार डिज़ायर तो मान ली भी लिया, पर हेट्रेड अगर दोनों में फैल गई, मतलब कोई चीज़ ही नहीं रहा, प्यार रहा ही नहीं दुनिया में, तो दुनिया तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। ये फायर वुड लीड टू रिपेयर डिस्ट्रक्शन, आइस वुड बी साइलेंट डैमेज। अगर मतलब कि आग के द्वारा मीन्स फायर के द्वारा पूरा रैपिड डिस्ट्रक्शन होगा, मीन्स बहुत ही तबाही मचाएगी। और आइस कैसे पूरी दुनिया को ख़त्म करेगा? साइलेंटली पूरा डैमेज कर देगा, मीन्स सब कुछ फ्रीज कर देगा। द पोएम tells us that our emotion control us and if we don't stop it, it will lead to utter chaos। मतलब कि अगर डेली की लाइफ में हमने अपने वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो ये दुनिया वैसे भी डिज़ायर्स में, हेट्रेड में ख़त्म हो जाएगी। मीन्स चोस मीन्स होता है जो डेली का कार्य का क्रियाकलाप है, उनको मीन्स हमको ऐसे करना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर आ ही ना। मीन्स जितना भगवान ने हमें दिया है, संतुष्ट दिया है, मीन्स जितना हमारे पास है वो बहुत है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। तो इसका राइम स्कीम एक बार देख लेते हैं। इसका राइम स्कीम है A B C B। तो हर पोएम में तो आपको राइम स्कीम निकालना नहीं बताएंगे ना, क्योंकि इस टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसका आप देख लीजिए, मैंने फर्स्ट वाले पोएम में आपको बताया है कि किस प्रकार से राइम स्कीम निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया। तो इसके थोड़े से हम पोएम देख लेते हैं। वही चीज़ है यहाँ पास मैं पढ़ लेती हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन, जस्ट अ सेकेंड। एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़े बड़े हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो एक्सप्लेनेशन तो मैं वैसे भी आपको पोएम में बता ही दी हूँ, पूरी समरी ही है, मैं समरी आपको बता ही दी हूँ। तो यहाँ पास देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। मतलब कुछ लोग कहते हैं फायर से खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से खत्म हो जाएगा। फॉर वॉट हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मीन्स फायर को किससे कंपेरिजन किया है? डिजायर से। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब कि हाँ कुछ लोग फेवर से करते हैं कि फेवर से फायर से ज़्यादा हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब लेकिन अगर फिर भी अगर 2 बार वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना हुआ, मीन्स ट्वाइस 2 बार अगर डिस्ट्रॉय होना हुआ तो वो किससे होगा? हिटनेस से हो जाएगा। मीन्स पहली बार तो वो फायर से हो ही जाएगा, दूसरी बार किससे होगा? आइस से हो जाएगा। पहली बार तो डिज़ायर से होगा, पहली बार फायर किसका सिंबल है? डिज़ायर का सिंबल है। इस प्रकार से फायर तो मीन्स पहली बार तो डिज़ायर से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर अगर दुनिया को दोबारा खत्म होने का मौका मिला, मीन्स दोबारा अगर वो खत्म हो सकती है, किससे हो सकती है? हिटनेस से खत्म हो सकती है, मीन्स कि आइस से खत्म हो सकती है। सो से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। तो एक्सप्लेनेशन मैंने कर ही दिया है, इसमें भी वही चीज़ है कि हाँ किस प्रकार से दुनिया खत्म हुआ होगा। तो यहाँ पास थोड़ा सा डिफिकल्टी वर्ड देख लीजिए क्या है। मीन्स डिज़ायर के यहाँ पास किससे डिनोट किया गया? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटेड टू हैव समथिंग आर विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। फेवर, अप्रूवल, सपोर्ट। फेवर मीन्स क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, सपोर्ट होता है। पेरिस मीन्स होता है डाई, मीन्स मृत्यु। सफिस मीन्स होता है, यहाँ पर जो सफिस वर्ड यूज़ किया गया है, बी सफिशिएंट मीन्स हाँ बहुत है मेरे पास। और पोएटिक डिवाइसेस इसमें कौन कौन से यूज़ हुए हैं? एजोनेंस, सबसे पहले तो एजोनेंस हुआ है, मैंने बताया व्हाट इज एजोनेंस। मीन्स वॉवेल साउंड का रिपीटेशन, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ अ सिंगल वॉवेल थ्रू आउट द सेंटेंस। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे कि द प्रोमिनेंट साउंड ऑफ ओ, यहाँ पास पूरा देखने को मिलेगा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इस वाले लाइन में आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर में आपको पूरा ओ का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पास एजोनेंस हो गया। तो फिर एलिट्रेशन, मैंने आपको बता चुका है।
क्या है, हर पोएम में आपको मोस्टली देखिए हर पोएम में वही चीज़ मिलेगा, एजोनेंस, एलिट्रेशन, इंजामेंट, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, हर मेटाफर ये वही चीज़ मिलेगा। बस आपको वो चीज़ निकालना ही आना चाहिए कि इस लाइन में आपको कैसे निकालना है। तो एलिट्रेशन, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। कहाँ पास आपको इस लाइन में देखने को मिल रहा है, फेवर फायर, फेवर फायर में आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है, एफ एफ का रिपीटेशन यहाँ पास देखने को, साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप लेटर में देख लीजिए, लेटर डब्लू में भी देखने, वर्ल्ड विल में भी आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। फिर इमेजरी, सॉरी इमेजरी, इमेजरी तो आप मैंने बताया है कि राइटर ऐसे आपको पोएम आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करेगा कि आपको लगेगा कि मैं उसका इमेज ही देख रहा हूँ। मीन्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं राइटर लोग। तो जैसे सम से टेस्टेड डिज़ायर विच अगेन यूज़ अवर सेंसेस, मतलब इस प्रकार के वर्ड राइटर ने यूज़ किया है कि वो हमारे सेंसेस को क्या करते हैं, टच करते हैं। फिर एनाफोरा तो मैं बता ही दी हूँ, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू मोर कंसिक्यूटिव लाइन्स। अगर मीन्स रेपिटेशन हो, जैसे सम से बार बार हुआ है, चाहे फर्स्ट वाले स्टैंजा देख लीजिए, मीन्स सम से इज एंड विथ फायर, सम से इट्स एंड विथ आइस। तो ये देखिए सम से का आपको रेपिटेशन पूरे फ्रेज का, किसी वर्ड या फ्रेज का रेपिटेशन देखने को आपको मिले दो लाइन लगातार लाइनों में, तो वहाँ पास क्या होगा, एनाफोरा होगा। फिर पर्सोनिफिकेशन तो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि जब कि कोई ऐसी चीज़ को मीन्स एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को पर्सन की फीलिंग दे दी जाए, पर्सन की क्वालिटी दे दी जाए, तो वहाँ पास पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस लाइन में लिया गया है, इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स इन दिस पोएम, द पोएट पोर्ट्रेज दैट फायर इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, दस द पोएट इज पर्सोनिफाई, मीन्स वो क्या कहता है, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर किसको मीन्स किसके लिए कैपेबल है, वो डिस्ट्रक्शन मीन दूरी बढ़ाने के लिए फायर कैपेबल है। हालांकि दूरी कौन बनाता है, मनुष्य बढ़ाता है भाई, एक दूसरे के बीच दूरी कौन बनाता है, मनुष्य बढ़ाता है। इस प्रकार से फायर को यहाँ पर क्या किया गया है, पर्सोनीफाई किया गया है। दस द पोएट इज पर्सोनीफाइंग फायर बाय गिविंग इट पावर टू डिजायर। क्या कौन सी पावर देके, डिज़ायर का पावर दे रहा है। डिज़ायर तो फायर का नहीं हो सकता ना, वो तो एक ग्रेडी इंसान का भी हो सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर भरा हो, डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इस प्रकार से फायर को यहाँ पास किससे पर्सोनीफाई किया गया है, मैन से पर्सोनीफाई किया गया है। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। इंजामेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट इज इंजामेंट। तो इंजामेंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फाई। आप देख रहे हैं यहाँ पास कोई फुल स्टॉप नहीं है, मीन्स यहाँ पास कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, बट वही सेम आइडिया को इस लाइन में राइटर ने उठा दिया, तो वहाँ पास आपको इंजामेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, फर्स्ट वाली बात को कहें और उसी बात में अपोजिट मीनिंग भी आ जाता है। तो हम देख लेते हैं, द पोएट हैज़ यूज्ड टू वर्ड्स अपोजिट इन द मीनिंग इन द स्टेंजा, फायर एंड आइज। इस प्रकार से दो चीज़ें आपको एंटीथेसिस इसमें फायर एंड आइस में आपको एंटीथेसिस देखने को मिल रहा है। अब चौथा क्या है, सिंबोलिज्म है, और सिंबोलिज्म तो इस पोएम में रहेगा ही। तो सबसे पहले आपको देख ली इस लाइन में सिंबोलिज्म देखने को मिलेगा, द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डिज़ायर। मीन्स जो फायर वर्ड आपको यूज़ किया गया है, जैसे सेकंड फायर वर्ड जो यूज़ किया है वो किसका सिंबल है, डिज़ायर का सिंबल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो फायर वर्ड है किसका सिंबल माना गया है, डिज़ायर का माना गया है। और जो आइस वर्ड माना गया है वो किसका सिंबल माना गया है, हेट्रेड का माना गया है। पोएट ने किसका माना है, हेट्रेड का माना है। द फ्रेज एंड विद द वर्ड इज हियर अ सिंबल फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन्स। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि वर्ड एंड ही हो जाएगा, बट ऐसा टाइमिंग आ जाएगा, ऐसे लोगों के बीच दूरियाँ आ जाएगी कि लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मीन्स अलग हो जाएंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ह्यूमन में। द पोएट मेंशन दैट द फायर इज इनफ फॉर द वर्ल्ड टू एंड, दैट सिंपली मीन्स दैट डिज़ायर इज इनफ फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन। आप समझ पा रहे हैं। तो हमारा फिर आता है मेटाफर। मेटाफर कहाँ यूज़ किया गया है, द पोएट कंपेयर्स फायर एंड डिज़ायर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दो अनयूजुअल चीज़ों को, मतलब फायर कहाँ है और डिज़ायर क्या है, बट इन दोनों का जो राइटर का क्या कर दिया, कंपेरिजन कर दिया है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में आपको मेटाफर देखने को मिल रहा है। और भी पोएटिक डिवाइसेस में यूज़ हुए हैं, इमेजरी मैंने आपको बताई दिया कि क्या है, और पर्सोनिफिकेशन भी बता दिया। लगता है मैंने दो बार मैं क्यों लिख देती हूँ बार बार। फिर तक चलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ, आप लोग को देखने में अच्छा रहेगा, इतना ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फायर अ सिंबल ऑफ, फायर इज अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर। देखा मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आइस सिंबल ऑफ, आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट विल फायर
डू टू द वर्ड, मतलब किस क्या वो करेंगे उस फायर को, वो दुनिया के साथ। फायर विल पुट द वर्ड टू एंड इन का कैसे ले जाएगी, मतलब फायर जो पूरी दुनिया को, जो डिज़ायर भरा हुआ है लोगों के बीच, इतने लोग ग्रीडी हो गए हैं, किसी को हेल्प नहीं करना चाहते हैं, बस अपने पास सब कुछ आ जाए, अपने पास पूरी धन दौलत दुनिया की आ जाए, इस सोच में आए, इससे पूरी दुनिया का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। वो दुनिया को किस तरफ ले जा रहा है, वर्ड टू एंड, उसके एंड की तरफ ले जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मीन्स दुनिया को उसके एंड के, वर्ड टू एंड मीन्स दुनिया को उसके एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, वॉट विल द वर्ड एंड इन, मतलब क्या है, द वर्ड विल एंड इन द फायर एज वेल एज आइस, मीन्स फायर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है। वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब वो क्यों फायर को कहते हैं कि हाँ फायर से ज़्यादा हो सकता है। द पोएट होल्ड्स विथ दोज हु फेवर फायर बिकॉज द लस्ट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, लस्ट ऑफ टच ही नहीं होता है। द पोएट होल्ड्स विथ दोज हु फेवर फायर बिकॉज द लस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स इज इनक्रीजिंग क्विकली, मतलब जो दुनिया लोगों में लस्ट भरा हुआ है, मीन्स कि सब कुछ मेरे पास ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो दुनिया के अंत जरूर मीन्स जल्द ही आ जाएगा। बस ये पोएट ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, मतलब क्यों कहते हैं लोग कि आइस से भी दुनिया खत्म हो सकती है। दिस इज सो बिकॉज हेट्रेड एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, हेट्रेड बढ़ रहा है लोगों में, बहुत ही तेज़ी से लोगों के बीच में बढ़ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फ्रेंड अब यहाँ पास, तो हालांकि मैं वीडियो तो आपका साथ नहीं बनाऊंगी, बट मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने लास्ट वाला वीडियो जो आपका बनाया था पूरा मतलब 1 घंटे का हो गया, तो वो वीडियो मैं बार बार अपलोड कर रही थी। जैसे ही 1 GB 80 पे जाके मीन्स 1.5 GB का वो लगभग वीडियो ज़्यादा ही था, तो 1.5 GB का जैसे ही जा रहा था वो बार बार मैं पता नहीं क्यों लास्ट में जाके जब वो 80% 90% अपलोड होने पर लग रहा था, तो वहाँ पर जाके बार बार कट जा रहा था, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इस प्रकार से मैं सोचती हूँ कि केवल आपका वीडियो आधे घंटे का हो, मैं ABCD ऐसे पार्ट करके आपको अपलोड कर दूँगी। हालांकि मैं वीडियो सबका साथ में बनाऊंगी, बट आपके इस वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो टाइगर इन द जू में जस्ट मैं अपलोड आपके इस वाले वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे बाद ही अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा, आपको पूरी पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ में आए हो, पूरी पोएम अच्छे समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के मैंने कहा ना मोटिवेशन से ही, हालांकि मैं जानती हूँ कि अब मेरा चैनल तो मोनेटाइज होने से ना रहा, तो मैं इतनी जल्दी तो मोनेटाइज होगा नहीं, भी 2-3 महीना तो लग जाएगा। तो मैं KVS की तैयारी जीत जान से कराऊंगी, बस आप लोग भी जीत जान से मेरे चैनल को प्रमोट करिए, प्यार दीजिए, बस यही करना चाहती हूँ। बाकी तो आप समझदार बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। मैं मीन्स इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे के अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। मीन्स बना तो मैं अभी ले रही हूँ, मीन्स रिकॉर्ड तो मैं जस्ट अभी कर ले रही हूँ, बट अपलोड करने का वह सीक्वेंस थोड़े आधे घंटे का गैप पे रहेगा। तो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।